बेजान शरीर। एक हफ्ते पहले ही सरिता के पति का ट्रांसफ़र नए शहर में हुआ था। ऑफिस के करीब ही किराए का मकान लेकर दोनों रहने लगे थे। एक शाम को बाजार से वापस लौटने पर मकान के गेट पर बैठे मकान के बूढ़े चौकीदार सोहनलाल ने सरिता से कहा, मैडम, आज शाम को मेरे लिए भी 2 रोटियां बना दीजिएगा। सुनकर सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बना दूंगी। उसी मकान में रहने वाले पड़ोसी किराएदारों से मालूम हुआ कि सोहनलाल पास के ही एक गांव का रहने वाला है, लेकिन कई साल पहले ही अविवाहित सोहनलाल को मृतक दिखाकर उसके भाइयों ने उसकी ज़मीन जायदाद हड़प लिया था और सीधा साधा बेबस सोहनलाल गरीबी के कारण अपने हक के लिए लड़ाई भी नहीं कर सका था। इसलिए मजबूरी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के इस मकान के चौकीदार के साथ फुल टाइम नौकर की हैसियत से काम करके जीवन यापन कर रहा था। सोहनलाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसका मालिक भी 20 रुपये रोज़ाना और एक टाइम का खाना ही उसे देता था। बेबस बेसहारा बूढ़ा सोहनलाल चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से करता रहा था, लेकिन जब सुबह मालिक के घर से आए खाने को ही बचाकर शाम को भी खाना पड़ता तो कभी कभी बासी खाने को देखकर उसका मन खाने के लिए मना कर देता था। ऐसे में उसकी इच्छा होती कि उसे गर्म ताज़ी रोटियां मिल जाए तो पेट भर जाए। सोहनलाल कभी तो संकोच कर जाता, मगर जब दिल नहीं मानता तो मकान में रहने वाले किराएदारों से ही ताज़ा खाना मांगकर खा लिया करता। तो कभी यूं ही पानी पीकर रात भर जागकर रखवाली किया करता था। शाम को जब सरिता गर्म रोटियों के साथ सब्जी लेकर सोहनलाल को देने गई तो सोहनलाल के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वो भाव विभोर होकर सरिता को ढेरों आशीर्वाद देने लगा था। सरिता ने मोहनलाल के बारे में पड़ोसियों से मिली सभी जानकारी बताई तो उसके पति को भी सोहनलाल पर बहुत तरस आया। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गए, लेकिन आए दिन सरिता के मन में सोहनलाल को न्याय दिलाने, उसका हक उसे वापस दिलाकर जिल्लत की ज़िंदगी से दूर खुशहाल जीवन के लिए भावना उमड़ती घुमड़ती रहती थी। एक दिन सरिता के पति को ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। सरिता घर में अकेली ही थी। वह जल्दी से अपना सारा काम निपटाकर अपनी पसंद की किताब खोलकर पढ़ने लगी, लेकिन किताब पढ़ते समय भी थोड़ी थोड़ी देर में सरिता का ध्यान सोहनलाल की समस्या पर चला जाता था। ऐसे में सरिता ने किताब बंद करके एक तरफ रख दिया और सोहनलाल की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके मालिक द्वारा किए जाने वाले ज्यादती और सोहनलाल के परिवार वालों की बहयात के बारे में सोचने लगी कि बड़ी अजीब दुनिया है, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। मन ही मन सरिता बहुत कुछ करने की सोचने लगी, लेकिन उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो सोहनलाल को न्याय दिला सकेगी। शाम को सोहनलाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसका मालिक उसे दवाइयाँ देने के साथ साथ अभद्र भाषाओं में ना जाने क्या क्या बोलता जा रहा था। मकान के सभी किराएदारों को सोहनलाल के साथ उसके मालिक का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था, लेकिन वो कभी उसका पुरजोर विरोध नहीं कर सके थे। जैसे जैसे रात गहराती चली गई,
वैसे वैसे सन्नाटा भी गूंजने लगा था और उस सन्नाटे में बीच बीच में सोहनलाल के करलाने की हल्की आवाज़ भी गूंज रही थी। बाकी किराएदारों की तरह सरिता भी सोहनलाल का हालचाल पूछकर अपने रूम में जाकर दरवाजे को लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद सोहनलाल के करलाने की आवाज़ भी आना बंद हो गई थी। शायद दवाओं के असर से उसे नींद आ गई थी। सरिता हल्की नींद में ही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। पूछने पर उसके पति की आवाज़ उत्तर में आई तो सरिता ने दरवाज़ा खोला। सरिता के पति के हाथ में एक मोटी फाइल थी, जिसे सरिता को दिखाते हुए उसके पति ने कहा, देखो ये फाइल, मैंने सोहनलाल के बारे में पूरी छानबीन करके उसे उसका हक दिलाने का फैसला कर लिया है। पति के हाथों से फाइल लेकर सरिता ने चौंक कर खुशी से कहा, हाँ सही, आपने बहुत अच्छा किया है। हमें सोहनलाल को न्याय दिलाना ही होगा। आखिरकार किसी जीवित इंसान को इस तरह कोई मृतक कैसे घोषित कर सकता है? ऊपर से उसका मालिक भी उसकी मजबूरी का फायदा ले रहा है। सरिता यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए नींद में बड़बड़ा रही थी और सुबह के सूरज की धूप खिड़की से भीतर आकर कमरे की दीवारों पर फैलती जा रही थी। इतने में मोबाइल बजने लगा था। सरिता हड़बड़ाहट में नींद से जागकर इधर उधर देखने लगी तो कमरे में उसके सिवा कोई और नहीं था। साथ ही मोबाइल पर बजने वाली ट्यून भी खामोश हो गई थी। मोबाइल पर उसके पति की कॉल दोबारा आने लगी तो सरिता की चैतन्यता वापस आई। उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, क्या आप अभी वहीं हैं? क्या रात में घर वापस नहीं आए थे? आप कोई फाइल मुझे दे रहे थे ना, वो फाइल कहाँ है? सरिता के पति ने इतने सारे सवाल का एक सांस में पूछने का कारण जानना चाहा तो सरिता चुप रही। उसे रात के देखे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ में आ गया। वो बोली, कुछ नहीं, शायद मैंने सपना देखा था। सरिता ने अपने देखे सपने के बारे में विस्तार से बताया तो उसके पति ने उसे ज़्यादा ना सोचने और अपना ख्याल रखने की बात कह ख़त्म की। सरिता फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि नीचे से कुछ आवाज़ें सुनकर बालकनी से देखने लगी। मालूम हुआ रात में सोहनलाल सोने के बाद सुबह नींद से जागा ही नहीं। वो अब इस दुनिया से विदा होकर अंतिम यात्रा पर जा चुका था। सरिता सोहनलाल की अचानक हुई मौत से अवाक रह गई थी। कभी वो अपनी रात के सपने के बारे में सोचती तो कभी सामने ज़मीन पर पड़े सोहनलाल के बेजान शरीर को देखती। वो जीवित रहकर भी मृतक घोषित सोहनलाल के वास्तव में मृत होने पर विचारों के सागर में डूबती जा रही थी कि सोहनलाल के इस बेजान शरीर ने सोहनलाल के मृतक होने की बरसों से लिपटी पहचान को आज जीवित कर दिया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।